नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान के इतिहास के भाग को। अध्याय 19 कला एवं स्थापत्य। आइए हम शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि प्रारंभिक मानव ने दीवारों पर लाल रंग से शिकार के चित्र बनाए, धीरे धीरे पक्के बर्तनों पर पशु पक्षी अथवा मनुष्यों के चित्र बनाए। हम भी रंगों से दीवार, कागज़, कपड़े आदि पर चित्र बनाते हैं। इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये वह समय था जब देश में चित्रकला और स्थापत्य कला ने बहुत प्रगति की। इसके अनेक नमूने आज भी हमारे सामने हैं और आज भी उस परंपरा को कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं। चित्रशैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि चित्रशैली क्या है, तो चित्रशैली से तात्पर्य है चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से। मध्ययुगीन चित्रशैली। मध्ययुगीन चित्रशैली के दो प्रधान केंद्र रहे हैं। पहला पश्चिमी भारत का क्षेत्र, दूसरा उत्तरी भारत का क्षेत्र। पश्चिमी भारत के क्षेत्र का केंद्र गुजरात व राजस्थान बना। उत्तरी पूर्वी शैली का केंद्र बना बंगाल और बिहार। दोनों केंद्र के विषय जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित थे। इसे पाल शैली कहते हैं। तो देखिए, मध्ययुगीन चित्रशैली थी, इसके दो केंद्र थे। एक तो था पश्चिमी भारत का क्षेत्र और दूसरा था उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र। तो पश्चिम में तो आते हैं गुजरात और राजस्थान, और उत्तरी पूर्वी में है बंगाल और बिहार। और इस शैली को क्या शैली कहा गया है? पाल शैली। इनके आकार, प्रकार व स्वरूप में साम्यता थी। ये चित्र ताड़पत्र व कागज पर बनाए जाते थे। ताड़पत्र क्या है कि ताड़ के वृक्ष के पत्ते, जो ताड़पत्र हैं, इन्हें पोथी चित्र भी कहा जाता था। तो जो चित्र ताड़पत्र व कागज पर बनाए जाते थे उन्हें पोथी चित्र कहा जाता था। इस शैली की पहचान है गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐंठी अंगुलियां, पतली कमर इत्यादि। तो ये इनकी पहचान है, यानी विशेषताएं हैं। इन चित्रों में लाल, नीले, पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इनकी रेखाओं की एक जैसी मोटाई होती थी। पश्चिमी भारतीय शैली से राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। तो देखिए, इसमें प्रमुख रूप से 3 रंगों का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से रंगों का? लाल, नीले और पीले। आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं। बुद्ध महापरिनिर्वाण पाल शैली, उत्तर पूर्वी भारत का। यानी इस शैली के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रंग। देखिए, इसमें पीला है, ये लाल है और यहाँ कुछ नीला नीला दिखाई दे रहा है। तो मुख्य 3 रंग थे, लाल, पीला और नीला। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। सल्तनत कालीन स्थापत्य। दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के साथ ही नए स्थापत्य ने जन्म लिया। पश्चिम एशिया के प्रभाव से अब हिंदुस्तान में भी मस्जिदें बनने लगी। तो जब मुस्लिम सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है, इसके बाद यहाँ पर मस्जिदें बनने लगती है। पहले भारत में मस्जिदें नहीं बनती थी। शायद इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन में दिल्ली के पास मेहरौली में बना। यहाँ कुवत उल इस्लाम मस्जिद के समीप ही दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार है। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर, ये कुतुब मीनार है, ये मस्जिद भी है, यहाँ दिखाई गई है। मुगल कालीन स्थापत्य। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए। मुगलों के पास बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए अपार धन था। उन्होंने मस्जिदों के अलावा कई भव्य मकबरे भी बनाए। इन मकबरों में मध्य और पश्चिम एशिया की स्थापत्य कला की काफ़ी असर था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में ताजमहल मुगल स्थापत्य के अभूतपूर्व नमूने हैं। याद रखना दोस्तों,
कभी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये हुमायूं का मकबरा है दिल्ली के अंदर, और ये ताजमहल है आगरा में। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला मुख्यतः रिहायशी किला था, सामरिक महत्व का नहीं। देखो एक शब्द है रिहायशी। रिहायशी का मतलब क्या है कि निवास योग्य, यानी रहने के लिए, यानी ये किला केवल रहने के लिए था, सामरिक महत्व का नहीं। सामरिक यानी युद्ध महत्व का नहीं था। वहीं आगरा में बना लाल किला सामरिक महत्व का भी था। तो आगरा में जो लाल किला है, लाल किले दो हैं, एक तो दिल्ली में लाल किला है और एक आगरा में लाल किला है। तो दिल्ली वाला लाल किला केवल रहने के लिए काम में आता था, बाकी आगरा में जो किला था वो सामरिक महत्व का भी था। इस किले को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित किया है। दिल्ली के लाल किले को हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक माना गया है। इसका उदाहरण तब मिलता है जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करते हुए लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। यानी जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज थी, उनके सैनिकों को कहा था कि हमको लाल किले की प्राचीर पर है तिरंगा फहराना है। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमा भी अंग्रेज सरकार ने लाल किले पर ही चलाया था। मुगल स्थापत्य ने राजस्थान में भी स्थापत्य कला पर असर डाला। अब राजस्थान की इमारतों में भी छज्जे, छतरी और झरोखे बनाए जाने लगे। राजस्थान की स्थापत्य कला, अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला कैसी है। राजस्थान की स्थापत्य कला क्या थी, इसे समझने के लिए पहले कुछ पिछला याद करते हैं। मनुष्य को गुफाओं से निकलकर सुरक्षित आवास की आवश्यकता हुई तो उसने बांस और घास फूस से झोंपड़ी का निर्माण किया। यानी पहले जो मनुष्य थे वो गुफाओं में रहते थे, इसके बाद धीरे धीरे मनुष्यों ने बांस और घास फूस से झोंपड़ी का निर्माण किया, और निर्माण की इसी प्रक्रिया में पत्थरों व पक्की ईंटों का उपयोग करने लगा। मनुष्य जब एक समूह में निवास करने लगा तो पशुपालन और कृषि करना आरंभ किया। आसपास के जंगली जानवरों से रक्षा करने हेतु एक प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया। यानी अब मनुष्य गुफाओं में नहीं रहता है, अब मनुष्य झोंपड़ियों में रहने लगा है। धीरे धीरे पत्थर और ईंटों का प्रयोग करके अपना निवास स्थान बनाने लगा, और धीरे धीरे उन्होंने प्रकोष्ठ का भी निर्माण करना शुरू कर दिया। भारत में सिंधु सभ्यता के उत्खनन से और राजस्थान में कालीबंगा, हनुमानगढ़ और आहड़ सभ्यता के उत्खनन से सुनिश्चित आवास की एक नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो सभ्यता का उत्खनन हुआ है वहाँ से एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही ईंटों के भवन बनाने की परंपरा आरंभ हुई, जिसका निरंतर विकास होता रहा। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों व राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है। तो हमें मौर्य युग से लकड़ी से निर्मित भवन और राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी दूत मेगस्थनीज ने भी किया है। तो पाटलिपुत्र जो वर्तमान में बिहार है, जो वर्तमान में उसका नाम भी पटना है, तो वहाँ के जो भव्य महल है उनका उल्लेख है। एक यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, उसने भी ये उल्लेख किया है। दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखनी है, एक मेगस्थनीज की महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की है। इमारतों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होता था। इनका इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी होता था। यानी इमारतों का इस्तेमाल है वो सुरक्षा के लिए तो होता ही था, परंतु इसके साथ साथ सांकेतिक तौर पर लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी होता था। तभी तो अनेक इमारतें इतनी खूबसूरत और महंगी बनाई जाती थी, ताकि ये जाहिर हो सके कि इमारत में रहने वाला तथा उसे बनाने वाला कितना महान व्यक्ति था। यानी इमारत से ये पता लगाया जा सकता था कि इसके अंदर जो व्यक्ति रहता था वो कितना महान था, और इसको जो बनाने वाला था वो भी कितना महान था। इससे ये पता लगाया जा सकता है। समय के साथ साथ स्थापत्य के स्वरूप में भी
परिवर्तन आया, जिन्हें हम निम्न रूप में देख सकते हैं। नगरीय स्थापत्य, दुर्ग निर्माण, स्तूप, मंदिर, पुर अथवा नगर, ग्रामीण स्थापत्य। राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग से अर्थ वे क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर या परकोटा बना हो, उसे हम दुर्ग कहेंगे। अधिकांश दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। यानी अधिकांश दुर्ग किस लिए बनाए जाते थे? तो सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते थे, ताकि दुश्मन है आसानी से उसको जीत नहीं सके। इसलिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दुर्ग बनाए जाते थे या गहरी नदियों के किनारे बनाए जाते थे। जहाँ तक संभव हो दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खायां भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर दुश्मन को रोका जा सकता था। तो कुछ ऐसे भी आपको दुर्ग मिल जाएंगे जिसके चारों ओर खाइयाँ हैं और उसको पानी से भर दिया जाता था ताकि दुश्मन आसानी से किले के अंदर या दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परंपरा दिखाई देती है। तो हम देख सकते हैं महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको बहुत से दुर्ग मिलेंगे जो सामरिक दृष्टि से बनाए गए हैं। हम कुछ राजस्थान में स्थित प्रमुख दुर्गों की एक सूची भी देख सकते हैं कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से दुर्ग हैं। तो यह सूची है। राजस्थान में स्थित जो कुछ दुर्ग हैं कौन कौन से, तो चित्तौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़, यानी कोष्टक में जिले भी दिखाए गए हैं। कुंभलगढ़, राजसमंद, जालोर दुर्ग, जालोर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, तारागढ़, बूंदी, मेहरानगढ़, जोधपुर, सोनारगढ़, जैसलमेर, गागरोन, झालावाड़, जूनागढ़, बीकानेर, आमेर, जयपुर। ये राजस्थान के प्रमुख किले हैं। देखिए दोस्तों, एक आया है नाम तारागढ़। तो तारागढ़ नाम के 2 दुर्ग हैं, एक अजमेर में भी है। तो ये दुर्ग है, ये बूंदी वाला दुर्ग है। और याद रखना कि एक दुर्ग है अजमेर में भी है। ये दुर्ग न केवल सामरिक दृष्टि से वरन शासकों के आवास, सेना और सामान्य लोगों के रहने के लिए भी उपयुक्त थे। इसमें खाद्य भंडारण, कुंड, जलाशय आदि आवश्यक सुविधाएं होती थी। दुर्ग में इतनी व्यवस्था होती थी कि कई महीने बिना परेशानी, बिना किसी समस्या के दुर्ग के अंदर लोग जब तक रह सकते थे तब तक कि सेना दुश्मन को न हरा दे। यानी जो दुर्ग होता था उसके अंदर खाद्य भंडारण है या कुंड, जलाशय आदि की सुविधाएं होती थी, ताकि अगर दुश्मन दुर्ग के चारों ओर अगर घेरा डाल दे तो भी कई महीनों तक अंदर लोग हैं रह सकते थे, क्योंकि उनको खाद्य सामग्री और जल की आपूर्ति हो जाती थी। मैदानी क्षेत्रों में निर्मित दुर्गों की संरचना अलग ढंग की होती थी। मैदानी दुर्गों में भी पूर्वतः विशेषताएं तो रहती थी, किंतु ऐसे दुर्गों के चारों ओर चौड़ी खायां बनाई जाती थी जिन्हें नदी अथवा तालाब से जोड़ा जाता था। इनमें संकड़े मार्ग भी बने होते थे। दुर्ग शब्द के पर्याय में किला, गढ़ इत्यादि शब्दों का प्रयोग इतिहासकारों ने किया है। तो मैदान में जो दुर्ग बने होते थे उनके चारों ओर खाइयाँ भी होती थी, जिनको नदी या तालाब से जोड़ दिया जाता था ताकि वो खाई है वो पानी से भरी रहें। और दुर्ग शब्द के जो पर्यायी शब्द हैं वो है किला है, गढ़ आदि हैं। किंतु राजस्थान के इतिहास में लोक भाषा में दुर्ग के पर्याय के रूप में किला शब्द ही प्रयोग लिया जाता रहा है। जैसे चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, जालोर का किला, आमेर का किला। तो ये जो दुर्ग है इसके ही ये पर्यायवाची है। अब हम देखते हैं तारागढ़ दुर्ग को। ये दुर्ग है, बूंदी वाला दुर्ग है। अरावली पहाड़ी के उत्तर भाग में हाड़ा शासकों के कलात्मक महल बने हुए हैं। इन महलों को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में रावबर सिंह ने करवाया था और दुर्ग के चारों ओर दृढ़ दीवार का निर्माण करवाया था। बूंदी दुर्ग का स्थापत्य राजपूत व मुगल कला के समन्वय का सुंदर उदाहरण है। तो ये अरावली पहाड़ी के उत्तर भाग में है और इन्हें हाड़ा शासकों द्वारा भी बनाया गया था। परंतु आपसे पूछ ले जाए कि तारागढ़ बूंदी का जो दुर्ग है
इसे किसने व कब बनवाया था? तो 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने बनवाया था। किसने? राव बरसिंह ने। दुर्ग के छत्रसाल महल तथा यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है। वहीं बादल महल व अनिरुद्ध महल की चित्रशाला में चित्रित भित्ति चित्र राजस्थान की भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर उदाहरण हैं। भवनों की शानदार छतरियां व दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। बूंदी दुर्ग को समय समय पर दिल्ली सल्तनत व मुगल बादशाहों द्वारा आक्रमण कर इसे क्षति पहुंचाई गई, किंतु हाड़ा राजाओं ने हमेशा कड़ा प्रतिरोध कर इसकी रक्षा की। तो बूंदी जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर बहुत से आपको भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। तो सल्तनत और मुगल बादशाहों ने इन पर कई आक्रमण किए और इन्हें क्षति भी पहुंचाई, इन्हें नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु हाड़ा राजाओं ने हमेशा इनका कड़ा प्रतिरोध किया और इसकी रक्षा भी की थी, क्योंकि मुगल और सल्तनत काल इन सब को नष्ट करना चाहते थे। रणथंभौर, अब है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दुर्ग है राजस्थान का। शिव पिंड पर रखे बिल्व पत्थर की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ रणथंभौर देश का प्रसिद्ध दुर्ग है। ये दुर्ग उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा अभेद्य और दुर्गम दुर्ग कदाचित देश में दूसरा नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो दुर्ग है ये शिवपिंड पर रखे बिल्व पत्थर की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ है। यानी जिस प्रकार भगवान शिव की शिवलिंग होती है, उस पर बिल्व पत्थर हम चढ़ा देते हैं तो शिवलिंग दिखाई नहीं देता है, परंतु भगवान शंकर तो हम सबको देखते हैं। इसी प्रकार ये दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है, परंतु यहाँ दुर्ग से है दूर तक देखा जा सकता है। और ये दुर्ग अभेद्य दुर्ग है। एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का अभेद्य दुर्ग स्थित है। दुर्ग का नाम रणथंभपुर है। देखिए, याद रखना, इसका मूल नाम क्या है? रणथंभपुर। किले के निर्माण की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी राजाओं ने करवाया, जिन्होंने 600 वर्षों तक इस क्षेत्र पर एक छत्र राज्य किया। यानी इसकी तिथि तो ज्ञात नहीं है कि फिक्स क्या तिथि है कि कब बनाया था, परंतु अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण है चौहान वंशी राजाओं ने करवाया था और चौहान वंशी राजाओं ने 600 वर्ष तक एक छत्र राज किया था। वर्तमान में यह दुर्ग व इसके आसपास का सघन व वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना के अंतर्गत आ गया है, जिससे इसके जीर्णोद्धार व संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। तो अब इसका है जीर्णोद्धार भी है, किया जा रहा है। अब है जालोर का दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के अतुल्य शौर्य के लिए प्रसिद्ध जालोर दुर्ग देश में अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान गुजरात और राजस्थान सीमावर्ती पहाड़ी पर व्यापारिक सामरिक महत्व का क्षेत्र होने के कारण ये निरंतर हमलावरों का केंद्र रहा है। तो ये राजस्थान के पश्चिम में पड़ता है और यहाँ पर कौन से राजपूतों ने शासन किया? तो सोनगरा चौहानों ने। और वर्तमान में यह है गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती है, जो पहाड़ी पर व्यापारिक सामरिक महत्व का क्षेत्र भी है और निरंतर ये हमलावरों को एक केंद्र बना रहा। यानी यहाँ पर कई राजाओं ने, बादशाहों ने इस पर हमले किए। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध जालोर का दुर्ग अभिमान से खड़ा है। पहाड़ी के शीर्ष पर 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो सोनगिरी पहाड़ी पर है, समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर है और ऊपर समतल मैदान है, वो है 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा। 3 दरवाज़ों को पार कर चौथे मुख्य द्वार से प्रवेश किया जाता है। ये याद रखनी है कि 3 दरवाज़ों को पार करके चौथे दरवाजे से प्रवेश किया जाता है। इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने 10वीं सदी में करवाया था।
तो जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में कई हिंदू व जैन देवालय तथा बुर्ज आदि बनाए गए हैं। दुर्ग पर मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है। दुर्ग में अतुलित जल भंडार के कुएं कुंड आदि बनाए गए हैं। जालोर दुर्ग पर लगभग 13वीं सदी तक परमार राजाओं का अधिकार था। ये दुर्ग प्राचीरों के कुछ भाग को छोड़कर अब भी अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर है कुछ समय के अर्थात 13वीं सदी तक है परमार राजाओं का भी अधिकार रहा था इस पर। अब बढ़ते हैं हम राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण किला चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजनीति का केंद्र चित्तौड़गढ़ उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। याद रखना, उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया। तदंतर प्रतिहार, परमार और सिसोदिया शासकों द्वारा भी इसके निर्माण में अभिवृद्धि की गई थी। यानी पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो मौर्य वंशी शासक था चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में करवाया था। हालांकि इसका विकास होता रहा, यानी प्रतिहार, परमार और सिसोदिया ने भी इस किले में कई महल बनवाए थे, कई स्मारक बनवाए थे। चित्तौड़ का किला मैसा की पठार पर स्थित है, जो एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि निर्मित है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया गया। यहाँ अनेक भवन, मंदिर, स्तंभ आदि बनवाए, जो भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। महाराणा कुंभा ने अपने राज्य काल में लगभग 32 नए किलों का निर्माण करवाया, जो कि कुंभाकालीन भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। तो कुंभा ने अपने काल में है 32 नए किलों का निर्माण करवाया था। और मैंने आपको बताया भी था कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये सूचना कहाँ से मिलती है? तो श्यामल दास की रचना है वीर विनोद, उसमें ये जानकारी मिलती है कि 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले में ही एक विजय स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ के अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगती यानी चबूतरा पर बना हुआ है। तो यह चित्तौड़गढ़ किले में ही है। 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगती पर ये विजय स्तंभ बना हुआ है। ये 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिल स्मारक अपनी कारीगरी का सुंदर उदाहरण है। और इस स्तंभ पर प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहना उचित होगा। दोस्तों, अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर मेवाड़ का भ्रमण करना, क्योंकि मैं तो मेवाड़ का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने चित्तौड़गढ़ का किला, उदयपुर का किला, कुंभलगढ़ का किला, नाथद्वारा, राजसमंद झील है, राज प्रशस्ति है आदि है देखें, और बड़ा ही अच्छा भ्रमण था। और आपको भी अगर कभी मौका मिले तो आप मेवाड़ का ज़रूर भ्रमण करना। आपको वहाँ पर ऐतिहासिक जानकारी भी मिलेगी और आपको बहुत ही खुशी होगी। और आपको लगभग जो मेवाड़ के किले हैं उनको देखकर आपको इतिहास है वो काफ़ी याद भी हो जाएगा। देखिए, इसमें याद क्या रखना है आपको कि विजय स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 122 फीट है। कितने मंजिला? तो 9 मंजिला है। और एक बात और याद रखना, इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर ये विजय स्तंभ है और इसकी 9 मंजिल भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराविद श्री R.C. अग्रवाल ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की है। यानी R.C. अग्रवाल एक पुराविद हैं जिन्होंने ये भी बताया कि इसके शिल्पी कौन हैं। तो शिल्पी जैता तथा उसके पुत्रों नापा, पोम्मा, पूजा, भूमि, चुथी, बदराज आदि का वर्णन मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि इसके ये शिल्पी भी हैं। तो ये किसने बताया? तो R.C. अग्रवाल ने बताया था।
इस स्तंभ का निर्माण सन 1440 में प्रारंभ होकर सन 1448 में पूर्ण हुआ। राजस्थान में अन्य किलों यथा आमेर, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर के किलों पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव बुर्ज, झरोके, छतरियाँ, मेहराब आदि के रूप में दिखाई देता है। तो इसका निर्माण है 1440 से प्रारंभ होता है और 1448 में पूर्ण होता है। और इनके जो शिल्पी हैं उन शिल्पियों के भी नाम याद रखना। क्या नाम है शिल्पियों के? जैता तथा उसके पुत्र हैं नापा, पोमा, पूजा, भूमि, चुथी और बलराज। स्थापत्यविद पर्सी ब्राउन की मान्यता है कि मुस्लिम कारीगरों ने भारतीय स्थापत्य के पारंपरिक आकारों व स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकतानुरूप संशोधन कर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया है, जिसे इंडो इस्लामिक शैली नाम दिया गया है। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान चित्रशैली के प्राचीन ऐसे सचित्र ग्रंथ सामने आए हैं जिसमें राजस्थान चित्रशैली का आरंभिक स्वरूप निखरता दिखाई देता है। इन ग्रंथों चित्रों में लोर चंद्रा, मृगावती, गीत गोविंद, चोर पंचासिका, नायिका भेद, चामुंड रागमाला आदि ग्रंथों में राजस्थानी शैली का परिष्कृत रूप निखरने लगा है। रसिक प्रिया, रामायण, भागवत पुराण चित्रों में यह मौलिक रूप में दिखाई देती है। चोर पंचासिका व चामुंड रागमाला ग्रंथों को इतिहासज्ञों ने राजस्थान चित्रशैली के आरंभिक ग्रंथ चित्र माने हैं, जिसका समय लगभग 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना गया है। और आप बॉक्स में देख सकते हैं कि राजस्थान की कौन सी प्रमुख शैलियाँ हैं और उनकी कुछ शैलियों की उपशैलियाँ भी। मेवाड़ शैली ये शैली है और इनकी ये उपशैलियाँ हैं। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चामुंड। मारवाड़ शैली उपशैली है सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हाड़ौती शैली उपशैली बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली उपशैली है जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। और किशनगढ़ शैली अजमेर और किशनगढ़। तो ये राजस्थान की शैलियाँ और उपशैलियाँ हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मुगल चित्रकार राजसी संरक्षण हेतु इधर उधर राज्यों की ओर चले गए, जिससे मुगल काल की दरबारी चित्रकला शैली का प्रभाव कांगड़ा, राजस्थान, बंगाल, बिहार और तंजौर व गोलकुंडा की कला पर दिखाई देता है। मुगल चित्रकारों ने वहां जाकर स्थानीय कलाकारों और चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नई शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मुगल जो चित्रकार थे वो राजसी संरक्षण हेतु इधर उधर राज्यों में जाने लगे। आप औरंगजेब को देख सकते हैं। जब औरंगजेब का काल था तो औरंगजेब ने चित्रकारों को जो चित्र बनाते थे उनको संरक्षण देना बंद कर दिया, संगीतकारों को संरक्षण देना बंद कर दिया। यानी उनको संगीत, चित्रकला आदि से कोई प्रेम नहीं था। इसलिए औरंगजेब के काल में ही जो कई चित्रकार थे, कई संगीतकार थे, यानी अलग अलग कलाओं के कलाकार थे, उनको वहाँ संरक्षण नहीं मिलता है तो वो अन्य राज्यों में चले जाते हैं। और वहाँ पर राजस्थान के राजाओं है या फिर भारत में अन्य जो भी राज्य थे वहाँ पर राजाओं ने उनको संरक्षण दिया। कुछ चित्रकार राजपूताना की रियासतों में मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावट क्षेत्रों में गए, जहाँ स्थानीय शासकों के संरक्षण में कार्य करते हुए उन्होंने आकारों की मौलिकता को बनाए रखा। परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्रीय शैलियाँ विकसित हुई, किंतु चित्रों की सामान्य विशेषताएं, रंग, विषय वस्तु आदि में परिवर्तन होने से राय कृष्णदास ने राजपूताना राज्य में पल्वित चित्रकला को राजस्थानी चित्रशैली का नाम दिया है। याद रखना दोस्तों कि राजपूताना में जो चित्रकला पल्वित हुई है उसे किस शैली का नाम दिया गया? राजस्थानी चित्रशैली। और दिया किसने? ये इम्पोर्टेंट बात है, राय कृष्णदास ने दिया है, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित रही है। 17वीं सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना है। याद रखना कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कब है? तो 17वीं सदी का।
राजस्थान के मंदिर। स्तूप और मंदिरों के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है। मंदिरों का विकास कब से? गुप्त काल से। ऐसा मानना है कि भारतवर्ष में शिखर मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ उत्तर गुप्त काल में हुआ, जिनका विकास गुर्जर, प्रथियार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य व पाल शासकों के काल में होता रहा। मंदिर शब्द से तात्पर्य क्या है? तो वह स्थान जहाँ हम अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं, वही क्या है? मंदिर है। मंदिर का तल छंद, भूमि तल विस्तार, ग्राउंड प्लान मुख्यतः क्या है? प्रवेश मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह में विभाजित होता है। इसकी जानकारी के लिए साथ में दिए गए चित्र को देखें। इसका उर्दू विस्तार, एलिवेशन, पीठ, मंडोवर, शिखर आदि में विभाजित होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए, कलश, आमलक, शिखर, संवरण, उरस, रथिका, स्तंभ, कक्षासन पीठ, कक्षासन, वेदिका, जंगा भाग, पीठ, मंडोवर। तो ये है, इनके अलग अलग नाम हैं। गुप्तोत्तर युग से आज तक मंदिर बनाने की यही शास्त्रीय परंपरा रही है, जिनके निर्माण में शिल्प शास्त्र के नियमों का अनुसरण किया जाता है। राजस्थान में मध्यकाल में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ है। कई तो आपने स्वयं भी देखे होंगे, तो आपने भी कई मंदिरों को देखा होगा और इसमें स्थापत्य कला भी यही आपने देखी होगी। आप ये चित्र भी देख सकते हैं। देखो, ये कक्षासन है, ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। ये प्रवेश मंडप है और यहाँ पर ये स्तंभ है और ये सभा मंडप है और ये गर्भगृह है जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है। और आप इधर रणकपुर का जैन मंदिर देख सकते हैं, जो पाली के अंदर है। बड़ा ही भव्य मंदिर है ये। यहाँ राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिरों की सूची दी जा रही है। यथा मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर: जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ मंदिर राजसमंद, श्री एकलिंगनाथ मंदिर उदयपुर, ऋषभदेव मंदिर उदयपुर, जैन मंदिर आदि। तो ये मेवाड़ के प्रमुख मंदिर हैं। देखिए, एक नाम आया है सास बहू का मंदिर, और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो नागदा उदयपुर में है। देखिए, पहले इसका नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर, अब धीरे धीरे ये अपभ्रंश होकर के सास बहू का मंदिर बन गया है। यानी पहले ये प्राचीन समय में सहस्त्र बाहु का मंदिर कहलाता था और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के सास बहू का मंदिर बन गया है। अब है मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, ओसिया के मंदिर जोधपुर, जैसलमेर के जैन मंदिर जैसलमेर में है। तो ये है मारवाड़ के प्रमुख मंदिर। दोस्तों, आपसे एक पूछा जा सकता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो किराड़ू के मंदिर है उसको कहते हैं राजस्थान का खजुराहो, जो कहाँ है, बाड़मेर में है। अब है हाड़ौती के प्रमुख मंदिर: बाड़ोली रावत भाटा, भंड देवरा बारा, कमलेश्वर महादेव बूंदी, झालरा पाटन झालावाड़। तो ये हाड़ौती के हो गए। शेखावटी जयपुर क्षेत्र के प्रमुख मंदिर: आभानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी सीकर और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। और जीण माता का भी मंदिर है, वो भी सीकर में ही है, याद रखना। ये आप देख सकते हैं
बारडोली के मंदिर का दृश्य। मंदिर बनते कैसे थे, कौन इन्हें बनाने के लिए पूंजी देता था, ये किस उद्देश्य से बनते थे, आइए अब इसकी जानकारी प्राप्त करें। इन मंदिरों का निर्माण महाराजाओं, रानियों और जागीरदारों और श्रेष्ठी संघों द्वारा समय समय पर करवाया जाता था। यानी मंदिरों का निर्माण कौन करवा सकता है, जिसके पास धन होगा, जो अमीर होंगे, तो कौन करवाता था, तो महाराजा है, रानियां हैं, जागीरदार है या श्रेष्ठी संघ है, ये मंदिरों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी मंदिर बनाने वाला अपना बड़पन भी दिखाना चाहता था, यानी कभी कभी मंदिर बनाने वाला है अपना बड़पन दिखाना चाहता था, इसलिए भी मंदिर बनवाता था। मंदिरों की देखरेख के लिए स्थानीय शासकों द्वारा व्यवस्था की जाती थी। सरकार द्वारा सुरक्षित देवालयों की पूजा अर्चना का दायित्व वर्तमान में देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। तो पूजा अर्चना का जो दायित्व है देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे राजस्थान की मूर्ति कला। गुप्तकालीन भारतीय मूर्ति कला के आदर्श तत्वों ने कला को नया रूप प्रदान किया। गुप्त युगीन मूर्ति कला परंपरा के प्रभावों से राजस्थान प्रभावित रहा है। इस समय राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि धर्मों के प्रसार के साथ साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसलिए राजस्थान में उपयुक्त धर्मों के देवी देवताओं के देवालय व प्रतिमाओं का पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया गया। यानी राजस्थान में सभी धर्मों को संरक्षण मिला था। तो ये जो वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, ये हिंदू धर्म के ही शाखा मान सकते हैं आप। और यहाँ पर जैन धर्म को भी संरक्षण मिला था। तो आप राजस्थान में कई जैन मंदिर भी देख सकते हैं। राजस्थान में मूर्तियों से अलंकृत देवालयों का निर्माण गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में हुआ, किंतु प्रतिहारों का योगदान है सर्वाधिक रहा था। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह, मानवीय प्रतिमाएं पर्याप्त मात्रा में निर्मित हुई। इन प्रतिमाओं में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर व अनुग्रह मूर्तियों को पर्याप्त उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। तो ये है जो शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में मूर्तियां बनी थी। आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं। महिषासुर मर्दिनी जगत उदयपुर में है और महिषासुर मर्दिनी ओछा जोधपुर में है और त्रिविक्रम नागदा उदयपुर में है। तो ये भी याद रखना। अब हम देखेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का प्रसार राजस्थान में ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय सदी में नगरी के अभिलेख के विवरण से मिलता है। नगरी का चित्तौड़। वैष्णव प्रतिमाओं में दशावतार प्रतिमाएं, लक्ष्मी नारायण, गज लक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की प्रतिमाओं में वैंकुट, अनंत त्रैलोक्य, मोहन इत्यादि पर्याप्त रूप में उत्कीर्ण की गई है। तो ये वैष्णव धर्म की मूर्तियां हैं, याद रखना। और इससे पहले हमने शैव धर्म की मूर्तियां पढ़ ली थी। पूर्व मध्यकाल में शाक्त मत का व्यापक प्रसार था। परिणाम स्वरूप कई शाक्त देवालयों का निर्माण हुआ। इन देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं की प्रधानता है। शाक्त धर्म क्या है, यानी जिसके अंदर शक्ति की पूजा की जाती थी। आप नीचे चित्र भी देख सकते हैं। शेष साई विष्णु बारडोली का और नटराज बारडोली का। सूर्य मत का प्रभाव 8वीं-9वीं सदी से देखा जा सकता है। ओसिया, वरमान, सिरोही, झादरा पाटन, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में आज भी सूर्य मंदिर है। यानी 8वीं-9वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर पे थे, जो हम देख सकते हैं।
सिरु क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं इसके प्राचीनतम उदाहरण हैं। मीरपुर आबू देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर चित्तौड़गढ़ ओसिया में जिनालयों के निर्माण की परंपरा इसके सुंदर उदाहरण है। एक यह शब्द है जिनालय, यानी जहाँ पर जैनेंद्र भगवान की मूर्तियाँ स्थापित होती है या जैनेंद्र भगवान का मंदिर होता है, वो जिनालय कहलाता है। इस युग की हिंदू व जैन प्रतिमाओं के निर्माण में भारत प्रतिमा विज्ञान के नियमों का अनुसरण किया गया। प्रतिमाओं में आभूषण, परिधान व केश विन्यास व विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्ण प्रतिमाएं इस युग की मूर्ति कला की प्रधान विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर चतुर्मुखी शिवलिंग कल्याणपुर। अब हम पढ़ेंगे हवेलियां। राजस्थान में हवेलियों के निर्माण की स्थापत्य कला भारतीय वास्तुकला के अनुसार रही है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद की समृद्धि के साथ ही शेखावटी के श्रेष्ठों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा ही डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ की विशाल हवेलियां हवेली शैली स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यानी राजस्थान में हवेलियां भी है, वो भी बहुत ही अच्छी नक्काशी की है, बहुत ही सुंदर है, यानी देखने योग्य है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली व कटाई के कारण संसार में प्रसिद्ध है। ये हवेलियां तो पत्थर की जाली और कटाई के कारण है, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और ये कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, नथमल की हवेली कहाँ है या पटवे की हवेली कहाँ है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हवेलियाँ हैं, याद रखना है कि सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवे की हवेली कहाँ है, तो जैसलमेर में है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये पटवों की हवेली है जैसलमेर में। ये अपनी सुंदर नक्काशी के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपने कलात्मक कार्यों के कारण बेजोड़ गिनी जाती हैं। अब है छत्रियां। राजस्थान में राजाओं का राज्य रहा एवं यहाँ का श्रेष्ठी वर्ग संपन्न रहा, अतः मरणोपरांत उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छत्रियों और देवल के नाम से जाना जाता है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटौर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ ये यहाँ पर है। आहड़, आयड़ की जगह आहड़ है, तो आहड़ की छतरियाँ। जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों का स्थापत्य सौंदर्य देखते ही बनता है। तो ये जो छतरियाँ हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण छतरियाँ, याद रखना है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है जो 80 खंभों की छतरी है, और करौली में गोपाल सिंह की छतरी है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। तो पूछा जाए कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, तो अलवर में है। कितने खंभों की है, तो 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी की छतरी, 80 खंभों की। और 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो बूंदी में है। और गेटौर में ईश्वर सिंह की छतरी है। और आप ऐसे भी पूछा जाए कि गेटौर की छतरियाँ कहाँ हैं, तो जयपुर में है। और जोधपुर में है जसवंत सिंह का थड़ा, ये भी बड़ा सुंदर है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। उदयपुर में है आहड़ की छतरियाँ, और जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ। जैसलमेर में बड़ा बाग है, ये जैसलमेर के राजवंश का शमशान है, यानी ये शमशान भूमि है। यहाँ पर जैसलमेर के भाटी शासकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। शेखावटी की छतरियाँ।
शेखावटी की छतरियों में चित्रित मानव जीवन के विविध दृश्य अति आकर्षक हैं। राजाओं पर बनने स्मारक भी इस क्षेत्र में संख्या में अधिक हैं। सीकर के शासकों देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह पर विशाल छतरियां सीकर में बनी हुई, याद रखना कि सीकर के शासकों देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह पर विशाल छतरियां बनी हुई है। कहाँ पर? सीकर में। माधव सिंह, कल्याण सिंह और हरदयाल सिंह की छतरियां सादगी, विशालता, उन्नत अधिष्ठान आदि इनके मूलभूत तत्व हैं। शेखावटी की छतरियां शेखावत काल के वीरों का मुंह बोलता इतिहास है। देखिए, शेखावटी की जो छतरियां हैं वो शेखावत काल के वीरों का मुंह बोलता इतिहास है। यानी शेखावटी में जो वीर हुए हैं, कौन हुए हैं? शेखावत वीर हुए हैं। और शेखावटी है, ये शेखावतों के कारण है, अर्थात राव शेखो जी के कारण है इसे शेखावटी प्रदेश कहा गया है। तो ये शेखावतों का प्रदेश रहा है। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर भी शेखावटी छतरियां। अब हम पढ़ेंगे अलवर की छतरियां। अलवर के नेड़ अंचल की छतरियों में कला और शिल्प का अनूठा संसार चित्रित है। ये भित्ति चित्रण की तात्कालीन दक्षता के साथ शिल्प कला के वैशिष्ट्य को भी दर्शाती है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना कि अलवर में है नेड़ अंचल की छतरियां हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण छतरियां हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नेड़ अंचल की छतरियां कहाँ पर हैं, तो अलवर में। मंडोर की छतरियां लंबे समय तक मारवाड़ की राजधानी रहे मंडोर में स्थापत्य कला की नक्काशी से युक्त विशाल देवल व पास ही बने पंचकुंडा में भव्य छतरियां भी है, जो मंडोर के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगाती है। तो मंडोर है जो मारवाड़ की लंबे समय तक राजधानी भी रहा था, और यहाँ पर पंचकुंडा में भव्य छतरियां भी बनी है। तो ये भी कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि पंचकुंडा की छतरियां कहाँ हैं, तो जोधपुर अर्थात मंडोर में। मंडोर में देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक हैं, जिनमें राम मालदेव से लेकर तखत सिंह तक के मारवाड़ के शासकों के विख्यात स्मारक हैं। ये स्मारक लाल घाटू के पत्थरों से निर्मित है, जिन पर पाषाण के शिल्पियों की सुंदर तक्षण कला स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। विशालकाय देवलों में महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह व तखत सिंह के देवल तो यहाँ की विशेष निधि बन गए हैं। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर ये मंडोर की छतरियां हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा जो ये चैप्टर है ये पूर्ण हुआ। शब्दावली देख लेते हैं। ताड़पत्र, ताड़ के वृक्ष का पत्ता। खरल, पत्थर की वे कूड़ी जिसमें चीज़ें कुटी जाती है। मकबरा, वह इमारत जिसमें किसी की कब्र हो। और प्राचीर, चार दीवारें। पटुओं की हवेलियां है, कहाँ पर? अभी हमने पढ़ा था, तो जैसलमेर में। और देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? तो सिरोही में। अब इसे सुमेलित करना है। कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद, रणथंभौर का किला, सोईमाधोपुर, सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर, गागरोन का किला झालावाड़ में है। आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर है कमेंट में देने हैं। एक तो आपको ये बताना है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, आपको ये बताना है। और एक आपको ये बताना है कि दुर्ग किसे कहते हैं, और प्रकोट और प्राचीर क्या है, यानी इसमें क्या अंतर है, आपको ये बताना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में लिख करके भेजने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना और नीचे कमेंट करना और आगे शेयर भी करना, ताकि आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ मिल सके, वो भी तैयारी कर सकें। और